पिछले वीडियो में हमने देखा कि इन्फ्लक्स डीबी में कुछ बेसिक फंक्शंस को यूज़ करके क्वेरी कैसे क्रिएट करी जाती है और डेटा को एक शेप में कैसे लाया जाता है, टाइम को कैसे एडजस्ट किया जाता है, अलग अलग मशीन के डेटा को किस तरीके से एक कॉलम में लेकर के आते हैं। फिर हमने यह भी बात करी थी कि ये जो भी अभी तक की एक्टिविटी हम लोगों ने किया है, ये इसका विजुअलाइजेशन जो रहेगा वो उसके लिए हम लोग ग्राफाना यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ग्राफाना के कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे। वैसे तो अभी भी ग्राफाना में जो हमें फाइनल विजुअलाइजेशन देखना है, उसके लिए इन्फ्लक्स डीबी की कुछ और बेसिक चीज़ों के बारे में समझने की ज़रूरत है। लेकिन लगातार केवल और केवल इन्फ्लक्स डीबी की वीडियो होने से एक इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट से थोड़ा सा कम हो सकता है कि ये सारी एक्टिविटी हम क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए बीच में एक वीडियो ग्राफाना की हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जिसमें ये समझ में आएगा कि अभी तक इन्फ्लक्स डीबी को तो हम लोगों ने देख लिया, ग्राफाना जिसकी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं उसका क्या यूज़ है इस प्रोजेक्ट के अंदर में, वो हम लोग देख सकेंगे। तो हम लोग ग्राफाना में एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करने का प्रोसेस देखते हैं। यह भी ग्राफाना की स्क्रीन खुली हुई है। इसके अंदर में हम एक पैनल ऐड करते हैं। अभी इसमें हम एक एम्पटी पैनल लेते हैं और हमने इन्फ्लक्स डीबी में जो क्वेरी बनाई थी उसको यहाँ पर लेकर के आते हैं। तो इसके लिए हम इन्फ्लक्स डीबी से क्वेरी को कॉपी करेंगे और ग्राफाना में इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे। से हमको लास्ट डे की रिपोर्ट देखनी है तो यस्टरडे सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये जो हम लोग विजुअलाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं, इसमें हमें मालूम है कि जो डेटा चाहिए हमें वो एक टेबल फॉर्म में चाहिए होगा। तो ग्राफाना की यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स आती हैं, उनमें से अभी हम यहाँ पे विजुअलाइजेशन में टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें टेबल फॉर्मेट में डेटा दिखाई देने लगेगा। अब इस विजुअलाइजेशन का जो भी नाम रखना है, पैनल का जो भी टाइटल रखना है, वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने नान्या मशीन का डेटा लिया हुआ है। तो नान्या यस्टरडे प्रोडक्शन, ये करके हम इसको अप्लाई कर देंगे और इस डैशबोर्ड को सेव कर देंगे। तो जैसा डेटा हमने इन्फ्लक्स डीबी में देखा था, वैसे ही यहाँ पे ग्राफाना में अभी डेटा आ गया, जिसमें एक टाइम का कॉलम, बाकी अलग अलग मशीनों के लिए अलग कॉलम आ गए हैं और एक शिफ्ट के लिए एक रो यहाँ पर दिखाई देने लगा है। अब ग्राफाना में विजुअलाइजेशन से रिलेटेड स्पेसिफिक सेटिंग्स करने के लिए यहाँ पे काफ़ी कुछ दिया हुआ है। तो ये आप लोग एक एक करके खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों की बातें कर लेते हैं जो एग्जैक्टली डेटा से रिलेटेड है। बाकी विजुअलाइजेशन से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं, जैसे कि फील्ड में आकर के हम टेबल के ऑप्शन यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, अभी ऑटो में पड़ा हुआ है कॉलम विड्थ, इसकी जगह पे अगर कॉलम विड्थ आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, थ्रेशोल्ड कैसे डिफ़ाइन करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके अंदर में आप यूनिट्स वगैरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट टेबल की ग्लोबल सेटिंग से रिलेटेड चीज़ें जो रहेंगी वो यहाँ फील्ड में मिलेंगी। इंडिविजुअल किसी एक पैरामीटर के ऊपर में अगर हमें कुछ करना है तो वो कैसे कर सकेंगे। जैसे कि अभी ये ओवरहेड हम हटा देते हैं। अब आप देखिए कॉलम को अगर हमें उसकी विड्थ को एडजस्ट करना है तो एक तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका कोड आ जाएगा। जैसे कि एक हमने L7 प्रॉड का किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या आ गया है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि हम एक ओवरहेड ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे, इसमें हमें सबसे पहले बताना होगा फील्ड विद नेम। तो इसमें नेम में आकर के हम चूज़ कर लेते हैं। पहला कॉलम हम सेट कर चुके हैं, सेकंड कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू का कौन सी प्रॉपर्टी को हमें एडजस्ट करना है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमने कॉलम विड्थ ले लिया,
ये भी अभी ऑटो में इसको हम 100 कर देंगे तो आप देखोगे ये L8 प्रोडक्शन वाला जो कॉलम है उसकी विड्थ 100 हो गई है। इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी सेम इसमें कुछ चेंज करना हो, जैसे कॉलम का अलाइनमेंट है, इसे हम सेंटर करना चाहते हैं तो ये सेंटर कर सकते हैं। और भी कुछ अलाइनमेंट कुछ सेटिंग्स यहाँ पर दी हुई हैं। यूनिट अगर यहाँ पर हम बताना चाहें तो हम लिख सकते हैं तो इस तरीके से विजुअलाइजेशन में हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे यहाँ पे हमने कलर बैकग्राउंड कर दिया या कलर टेक्स्ट कर दिया, तो इस तरीके की जो भी रिक्वायरमेंट आपको लगे अपने विजुअलाइजेशन के लिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई अपने ग्राफाना के बेसिक फीचर्स की, बट वहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी डेटा आ रहा है वो डेटा करेक्ट होना चाहिए। तो हम लोग अभी पहले पूरा फोकस डेटा की करेक्टनेस के ऊपर में रखेंगे और उसके शेप के ऊपर में रखेंगे। बाकी फिर विजुअलाइजेशन में क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, वो हम लोग लेटर किसी वीडियो में देख लेंगे। अभी तक जो भी हमने काम किया उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये जो भी सेटिंग्स हमने अभी डाली हैं वो इस पैनल में सेव हो जाएगी आगे दोबारा देखने के लिए। अब हम थोड़ा सा डेटा के ऊपर में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो हमने यस्टरडे टाइम रेंज सेलेक्ट कर रखा है, और इन्फ्लक्स डीबी में जब हम देख रहे थे तो इन्फ्लक्स डीबी में हमें दिख रहा था कि जब हमने ये टाइम एडजस्टमेंट कर दिया था शिफ्ट टाइम के थ्रू, हमने 8 आवर्स माइनस कर दिया था, तो हमारा जो डेटा आ रहा था उसमें फर्स्ट रो में रात के 12 बजे का टाइम आया था, उसके बाद सुबह 8 बजे का टाइम आया था, और उसके बाद में शाम के 4 बजे का टाइम आया था। लेकिन अगर यहाँ पर अभी आप देखोगे तो ये शाम के 4 बजे का टाइम ना आ करके यहाँ पर 3 बजे का टाइम आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ है ये हम यहाँ ग्राफाना से भी इस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इन्फ्लक्स डीबी में भी समझ सकते हैं। पहले हम आपको ग्राफाना में एक सिंपल क्वेरी किस तरीके से ग्राफाना ने जनरेट करी है वो दिखा देते हैं। एक्चुअली हम लोग ग्राफाना में जो कुछ भी लिखते हैं ये क्वेरी जनरेट करके पहले इन्फ्लक्स डीबी को भेजता है और फिर वहाँ से जो रिजल्ट आता है उसको विजुअलाइजेशन में दिखाता है। तो बेसिकली सारे कोड तो अगर आप देखोगे तो इन्फ्लक्स डीबी के ही यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो भी फंक्शंस हैं वो इन्फ्लक्स डीबी के ही हैं। लेकिन इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि ये जो रेंज में रेंज वाली लाइन हमने लिखी है, ये फंक्शन लिखा है, इसमें टाइम रेंज स्टार्ट और टाइम रेंज स्टॉप ये बेसिकली इन्फ्लक्स डीबी का एक फंक्शन है। और इन्फ्लक्स डीबी में जब हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो इसकी वैल्यू यहाँ पर जो डेट एंड टाइम पिकर में हम जो भी वैल्यू डाल देते हैं ये वहाँ से लेता है। ग्राफाना के केस में ये किस तरीके से होता है कि ग्राफाना के टाइम पिकर में जो भी हम वैल्यू डालते हैं ये वहाँ से कन्वर्ट होकर के एक कांस्टेंट फॉर्म में इन्फ्लक्स डीबी को भेजता है। तो वो हम आपको दिखाते हैं कि वो किस तरीके से होता है। इसके लिए क्वेरी इंस्पेक्टर को हम चलाते हैं और आप इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उसने एक जो भी हमने यहाँ पे टाइम रेंज सेलेक्ट करी थी उसके हिसाब से उसने एक फिक्स वैल्यू यहाँ पर जनरेट किया है और उस फिक्स वैल्यू को फिर वो ग्राफाना में पोर्ट करता है। तो पहले इस क्वेरी को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इन्फ्लक्स डीबी में इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। फिर इसका हम लोग डिफरेंस देखेंगे। अब ये रेंज वाली लाइन को कंपेयर करने के लिए हम यहाँ से कॉपी करके और फर्स्ट क्वेरी में डाल देते हैं, सो दैट एक साथ हम दोनों को देख सकेंगे। और इसे हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं जिससे हमें कोई इशू ना जनरेट हो। रेंज का फंक्शन केवल एक बार आना चाहिए क्वेरी में। यहाँ पर जो पुराना कोड रन किया था उससे जो रिज़ल्ट आया था उसमें आप एक ध्यान दीजिएगा कि इन्फ्लक्स डीबी में यहाँ पर ये जो टाइम आया था
इसमें आप देखोगे तो पहले डेट है, डेट के बाद में टाइम है, और टाइम के बाद में GMT प्लस 5:30 लिखा हुआ है। अब ये GMT 5:30 क्या चीज़ होती है, इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हम आपको जो पुरानी क्वेरी थी इन्फ्लक्स डीबी की, केवल उसको हम रन करके आपको दिखाते हैं। अभी जो हम नई क्वेरी लेकर के आए थे, पहले इसको हम लोग डिसेबल कर देते हैं, जिससे कि एक ही रिज़ल्ट हमें यहाँ पर दिखाई पड़े। तो अभी आप यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे आप देखोगे लोकल सेलेक्टेड है यहाँ पर। तो ये जो भी टाइम हमको आ रहा है, ये लोकल टाइम के हिसाब से आ रहा है। और यहाँ पर लोकल टाइम का मतलब क्या है कि हमारे इंडिया में हम लोग जो टाइम यूज़ करते हैं, जो हमारी घड़ी में टाइम दिख रहा होता है, ये टाइम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। और ये जो हमारे कालीन भैया थे मिर्ज़ापुर वाले, इंडिया में कालीन भैया के यहाँ पे घड़ी में जितने बजते हैं उसे हम अपने इंडिया का टाइम मान लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोकल की जगह पे UTC करते हैं तो आप देखिए कि ये सारे टाइम जो हैं, ये सारे टाइम चेंज हो गए हैं। यहाँ से वो GMT वाला लेटर हट गया है और उसकी जगह पे UTC आ गया है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत होगी कि ये डिफरेंट टाइम कैसे क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बैकएंड में कहीं ना कहीं किसी एक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो कर रहे होते हैं। जब एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर, खास करके जब एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स को आपस में डेटा एक्सचेंज करना रहता है, तो चूँकि टाइम के बहुत से वेरिएंट्स हैं, डेट एंड टाइम के बहुत से वेरिएंट्स हैं दुनिया भर में, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में जो वैल्यू होती है टाइम की या डेट की, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इसको सिंक्रोनाइज़ करने के लिए कहीं ना कहीं एक सबने मिल करके और एक कॉमन टाइम का एक कॉन्सेप्ट लिया था। पहले इसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते थे, GMT टाइम बोलते थे, और अभी इसको यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड या यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम बोलते हैं, तो UTC बोलते हैं। ये अपना पृथ्वी के मध्यांतर से गुजरने वाली एक जगह है, वहाँ का जो टाइम होता है उसको यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड बोला गया है। और उससे जब हम धरती पे लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो टाइम का डिफरेंस नेगेटिव साइड में होता है, और राइट साइड में आते हैं तो पॉजिटिव साइड में होता है। तो अपने इंडिया का जो टाइम है वो लगभग 5.5 घंटे ज़्यादा होता है UTC टाइम से। अभी इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिंपल भाषा में हम देखना चाहें तो जब UTC में सपोज़ करिए हम पहली लाइन का देखते हैं कि 25 दिसंबर को शाम को 6:30 जब हुए हैं, इसमें अगर हम 5.5 घंटे ऐड करते हैं अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लेने के लिए, तो हमारी जो वैल्यू आती है वो हो जाती है 24, और डेट चेंज होकर के 26 दिसंबर हो जाता है। या इसी को हम लोग 26 दिसंबर और 24 की जगह पे 00 आवर 00 मिनट 00 सेकेंड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो UTC में ये टाइम अभी 18:30 दिख रहा है, ये जब लोकल में कन्वर्ट होगा तो ये 26 तारीख की रात 12 बजे का टाइम होगा। यहाँ से अगर हम इसको लोकल में सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये आपको दिखाई पड़ेगा कि 26 तारीख की रात 12 बजे का टाइम हुआ है। तो इस तरीके से आपने देखा कि UTC और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच की जो कैलकुलेशन है, या जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, वो किस तरह से होता है और इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो अब अगर हम ध्यान दें कि अभी जो हम ग्राफाना से कॉपी करके लाए हैं कोड, उसमें जो टाइम आया है वो कितना आया स्टार्ट और स्टॉप का। तो ये जो स्टार्ट का टाइम है 2023 12
मतलब दिसंबर हो गया, इसकी 25 तारीख को शाम को 18:30, और जेड का मतलब जुलू टाइम, इसी यूटीसी को जुलू टाइम भी बोलते हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट टाइम हुआ वो हमारा कन्वर्ट होकर के 2023 12:26 और इसकी रात के 12 बजे का टाइम हुआ इंडियन स्टैंडर्ड में। इसी प्रकार से जो हमारा एंड डेट और टाइम हुआ वो अगर हम देखेंगे कि हमारा एंड डेट और टाइम है जो कि 2023 12:26 और इसका 18:29:59 जेड है। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 5.5 घंटे अगर आप ऐड करोगे तो आप देखोगे कि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ये जो हमारा था ये यूटीसी टाइम था, ये हमारा आईएसटी टाइम हुआ। अभी ये इंड का यूटीसी टाइम है, इसका जो हमारा आईएसटी टाइम बनेगा 2023 12, और यहाँ पर डेट अभी वही रहेगी, चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा टाइम बनेगा ये हमारा 23:59 और 59 होगा। ठीक है। तो अभी आप इस टाइम को ध्यान रखिएगा, जिसमें कि अभी हमारा जो एंड टाइम आया था उसमें डेट भी नहीं चेंज हुई थी, और जो आवर्स थे हमारे वो भी अभी मिडनाइट से 1 सेकेंड पहले का टाइम आया हुआ था। अब इसके कारण से आप क्वेरी में देखेंगे तो जो इसका असर आया वो यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं ग्राफाना में। आप देखोगे जो रिज़ल्ट आया है इसमें लास्ट में 4 बजे का टाइम ना आकर के 3 बजे का टाइम आया है, जबकि यही सिमिलर कोड जब हम ग्राफाना से इन्फ्लक्स डीबी से कॉपी करके लाए थे तो वहाँ इन्फ्लक्स डीबी में यहाँ पे शाम के 4 बजे का टाइम दिख रहा था। तो इसका रीज़न जो है वो एग्जैक्टली यही है कि इन्फ्लक्स डीबी ने जो डेटा कलेक्ट किया वो स्टार्ट टाइम से इन टाइम के बीच में जो भी इसको काउंट्स स्टोर हुए हैं इन्फ्लक्स डीबी के अंदर में, जो कि हमने आपको पहली वीडियो में दिखाया था कि जब हम एक टाइम रेंज सेलेक्ट करते हैं तो हर मशीन का जो भी स्ट्रोक का काउंट होता है वो इन्फ्लक्स डीबी में जहाँ पे सेव रहता है वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट करके लाता है। तो यहाँ पर एंड टाइम चूँकि हमारा मिडनाइट से 1 सेकेंड पहले का था, तो इसके कारण से उसने सबसे लास्ट वाला जो डेटा था जो रात को 12 बजे एग्जैक्टली आकर के पंच हुआ होगा इन्फ्लक्स डीबी में, इसने उस पर्टिकुलर एक रीडिंग को यहाँ पर छोड़ दिया था। इसको हम फर्दर बेसिक क्वेरी में चला करके भी देख सकते हैं इस डिफरेंस को। तो इस टाइम के अंतर को ढंग से समझने के लिए हमने एक बहुत सिंपल सी क्वेरी प्रिपेयर करी है, जिसमें आप देखेंगे केवल एक मशीन का हम डेटा लेकर के आ रहे हैं, उसके 3 कॉलम को हम यहाँ पर प्रिजर्व करेंगे। इसके अलावा अभी इसके अंदर से सारे पिवट का, इंक्रीज़ का, लास्ट का, विंडो का, ये सारा फंक्शन अभी हटा दिया है। यहाँ पर केवल रॉ वैल्यू हम लेकर के आते हैं, और आप देखिए कि इसका क्या असर होता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 25 तारीख की शाम 6:30 बजे का टाइम जो है ये यूटीसी फॉर्मेट में है। इंडियन टाइम के हिसाब से अगर इसको हम देखेंगे तो ये 26 तारीख के मिडनाइट का टाइम होगा जो स्टार्ट होगा, और जो स्टॉप होगा वो 27 तारीख के मिडनाइट से 1 सेकेंड पहले का टाइम होगा। अब अगर इस क्वेरी को हम रन करते हैं तो आप देखेंगे हमें जो सबसे पहली वैल्यू मिली है वो तो 26 तारीख के मिडनाइट की वैल्यू यहाँ पर दिख रही है, और जो लास्ट वैल्यू हमको मिलेगी वो 26 तारीख की रात 11 बजे वाली वैल्यू मिलेगी। रात की 12 बजे वाली वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। इसकी जगह पे अगर हम यहाँ पर 1 सेकेंड इसको एडवांस कर देते हैं, मतलब हमने 30 किया और 01 कर दिया, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये
ये जो स्टॉप टाइम हुआ, अब ये स्टॉप टाइम 27 तारीख की रात के 12:01 का हो गया। अब जैसे ही हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो आप देखेंगे हमको सबसे लास्ट वाली लाइन जो है वो यहाँ पर जो 27 तारीख और 26 तारीख की मिडनाइट हुई वो वाला डेटा भी आ गया। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है कि जो हमने रेंज दिया है, टाइम रेंज जो दिया है बकेट को, उस टाइम रेंज में से डेटा लेकर के आना है। अगर कोई डेटा ऐसा है जो कि उस टाइम रेंज के एकदम बॉर्डर पे है, तो बॉर्डर में अगर वो हमारी रेंज के जस्ट अंदर है तो आएगा, अगर वो रेंज के अंदर में नहीं है तो नहीं आएगा। ये जो हम कह रहे हैं ये आपको फिर से एक बार करके दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि रेंज में अंदर होने और ना होने का क्या मतलब है। जैसे आप देखिए तो हमारे पास जो डेटा पंच हुआ है वो रात को 12:0:0 पे हुआ है। अगर हम यहाँ पे इंड टाइम को अभी हमने 1 सेकेंड किया हुआ, अगर हम इसको 0 सेकेंड कर देते हैं तो कई बार चांस होता है कि ये मिस हो जाए। जैसे कि अभी आप देखेंगे हमने तो कर दिया इसको रात के 12:0:0 कर दिया है, मतलब 27 तारीख की रात 12:0:0 कर दिया है, लेकिन फिर भी वो डेटा नहीं आया है। उसकी जगह पे अगर हम यहाँ पर 1 भी मिली सेकेंड यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो आप देखोगे वो डेटा हमको मिल गया। मतलब जब भी वो डेटा हमारे पास में आकर के इन्फ्लक्स डीबी में स्टोर हुआ है, हमारी रेंज उससे एटलीस्ट 1 मिली सेकेंड ज़्यादा की होनी चाहिए। अगर एकदम बॉर्डर का होगा तो वो नहीं आएगा। तो इसीलिए नॉर्मली जब हम लोग क्वेरी लिखते हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे डेटा आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसके हिसाब से ये स्टार्ट टाइम और एंड टाइम को हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे हमें मालूम है कि हमारा डेटा आवरली बेसिस पे आ रहा है, तो हम इसको जो हमारा स्टार्ट टाइम होगा वो हमारी रिक्वायर्ड विंडो से 2 मिनट पहले सेट कर सकते हैं और एंड टाइम जो होगा वो विंडो के 2 मिनट बाद में सेट कर सकते हैं। तो टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट कर देने से हमें ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर मान लीजिए इन्फ्लक्स डीबी में डेटा आने में किसी कारण से थोड़ा सा डिले हुआ है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है या डेटा एक्विजिशन में कोई प्रॉब्लम, उसके कारण से अगर कुछ सेकेंड या कुछ मिनट का डिले हो रहा है तो वो डेटा क्वेरी में छूटने ना पाए, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा टाइम को, स्टार्ट टाइम को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं और इन टाइम को थोड़ा सा आगे एडवांस कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें मालूम है कि आवरली वैल्यू आनी है, तो स्टार्ट टाइम को हम 2 मिनट पहले अगर शुरू कर दें तो 30 की जगह पे अगर हम इसको 28 कर देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 25 तारीख की रात 11:58:00 हो गया। और एंड टाइम को हम यहाँ पर 32 कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 27 तारीख की मिडनाइट 12:02 का टाइम। इस वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू जो हमारी बनेगी ये हमारी 25 दिसंबर की रात 11:58:00 बनेगा। और ये टाइम जो हमारा होगा ये 27 दिसंबर रात 12:02 हो जाएगा। तो अपेरेंटली ये अगर आप देखोगे तो 24 घंटे 4 मिनट की विंडो बन जाएगी। और इसके बीच में क्योंकि हर घंटे पे डेटा आ रहा है तो टोटल 24 नंबर ऑफ रोज हमको यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब 24 रीडिंगें हमको मिल जाएंगी। और कोई भी रीडिंग, ना तो स्टार्ट वाली रीडिंग मिस होगी और ना तो एंड वाली रीडिंग मिस होगी। तो इस टाइम को एडजस्ट करने के लिए हम अपने कोड में कुछ टाइम एडजस्टमेंट से रिलेटेड फंक्शन इन्फ्लक्स डीबी के होते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं। तो अब देखिए टाइम एडजस्टमेंट के लिए हम ये सब ड्यूरेशन और ऐड ड्यूरेशन फंक्शन का यूज़ करके 2 वेरिएबल बना लेते हैं, एक एडजस्टेड स्टार्ट का और एक एडजस्टेड स्टॉप का। और इस एडजस्टेड स्टार्ट और एडजस्टेड स्टॉप को हम अपना रेंज वाला जो फंक्शन होता है यहाँ पर, जहाँ पे v.time range start लिखा है,
इसको रिप्लेस कर देते हैं एडजस्टेड स्टार्ट और एडजस्टेड स्टॉप के साथ में। अब यहाँ पर आप देखिए तो इवन ये क्वेरी हमने बनाई हुई है कि एक सिंगल टाइम से भी हम जो है रिज़ल्ट ला सकते हैं। इसका बाद में फिर आपको ब्रीफ करेंगे, पहले हम स्टार्ट और स्टॉप के बेसिस पे ही शो करते हैं आपको। यहाँ पर हमने 2 मिनट का टाइम सब्ट्रैक्ट कर दिया स्टार्टिंग से, और 2 मिनट का टाइम हमने ऐड कर दिया एंड में, और ये एंड टाइम और स्टार्ट टाइम हम यहाँ से डिफाइन करते हैं। तो अभी यहाँ डेट एंड टाइम पिकर में जो भी हमने स्टार्ट डेट स्टार्ट टाइम सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर आएगा, और स्टॉप डेट एंड टाइम यहाँ पर आ जाएगा, और ये फंक्शन उसमें 2 मिनट ऐड करेगा और 2 मिनट माइनस करेगा रिस्पेक्टिवली, और फिर ये एडजस्टेड टाइम हमारे इस रेंज को भेज देगा, और इसके हिसाब से हमें हमारा रिज़ल्ट आएगा। तो हम ये पहली क्वेरी को चला देते हैं। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि अगर हम ये टाइम को नहीं एडजस्ट करें, 0 मिनट और 0 टाइम कर दें, तो आप देखेंगे जो हमारी तीसरी लाइन है इसमें ये टाइम शाम को 3 बजे का आया है। क्यों? क्योंकि हमारा लास्ट का जो रीडिंग आया होगा वो रात के 11 बजे तक का डेटा आया होगा, रात के 12 बजे वाला डेटा यहाँ पे मिस हो गया होगा। लेकिन जैसे ही हम एंड ड्यूरेशन में कुछ भी टाइम ऐड कर देते हैं, इवन अगर हम 1 सेकेंड भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया है हमारे पास में जो डेटा है वो इस विंडो में आ जाएगा, तो आप देखोगे यहाँ पे 15 से 16 हो गया। लेकिन सेफर साइड रहते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसमें डेटा की फ्रीक्वेंसी को देखते हुए, जैसे इस पर्टिकुलर डेटा के लिए हम लोग 2 मिनट एंड में और 2 मिनट स्टार्ट में ऑफसेट ले करके अगर क्वेरी को रन करेंगे तो कोई भी एरर आने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से टाइम को समझने की ज़रूरत होगी हमें। एक तो यूटीसी टाइम, लोकल टाइम क्या होता है, क्योंकि जब कभी भी आप डिबग करने के लिए ग्राफाना से कोई भी क्वेरी लेकर के इन्फ्लक्स डीबी में आएंगे तो उसमें जब कभी भी टाइम आएगा तो आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये 5.5 घंटे का डिफरेंस ये जो है वो कैसे आ रहा है। तो इसके लिए आपको जीएमटी और यूटीसी टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, हमें जो टाइम रेंज सेलेक्ट करना है उसके लिए क्या कंसिडरेशन होती है, जैसे अभी यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि आवरली डेटा आ रहा है, तो हमें जो भी टाइम रेंज डिसाइड करना है उसको अगर हम थोड़ा सा डेटा को पहले से देखना चालू करें और थोड़ा देर तक देखते रहें, जो भी हमारा स्टार्ट और स्टॉप का टाइम है उसको थोड़ा सा हम पहले और बाद में एडजस्ट कर दें, तो हमारा कोई भी डेटा मिस नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कि किस तरीके से टाइम को एडजस्ट करते हैं। तो ये जो 4 लाइनें हैं हमारी टाइम एडजस्ट करने की, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करके और अपने कोड में यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ग्राफाना वाले कोड को भी हम लोग इसी तरीके से करेक्ट कर देते हैं, जिसमें एडजस्टेड टाइम को हम लोग यूज़ करेंगे। और अभी इस क्वेरी को रन करके देखते हैं, तो हम देखेंगे आप यहाँ पर जो बीच में 1 घंटे का डेटा छूटा हुआ था वो डेटा यहाँ पर आ गया है। इसको अप्लाई करके और डैशबोर्ड को हम सेव कर लें। अभी तक जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया है, इसमें हम लोगों ने 3 अलग अलग मशीनों का डेटा यहाँ पे कॉल किया है, और इस फॉर्मेट में हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो विजुअलाइजेशन के यहाँ पर भी कुछ कमियाँ नज़र आएंगी, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अभी क्योंकि ये वीडियो आधे घंटे की हो गई है, तो एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कर पाना थोड़ा मुश्किल भी है, और एक साथ इतना चीज़ें आपके लिए भी देखना मुश्किल होगा। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, और जो विजुअलाइजेशन के कुछ यहाँ पे अभी दिक्कतें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं।